Hello everyone, welcome to all of you in my online channel Physics Plus। चलिए बच्चे, लास्ट टाइम जो आपको आर्टिकल कर रहे थे उस आर्टिकल से आगे मूव करते हैं। लास्ट टाइम बच्चे मैं आपको क्या करवा चुका था, लास्ट टाइम बच्चे मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक के आर्टिकल को बच्चे मैं करवा चुका हूँ। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, आज हम करेंगे एक तो सबसे पहले हम टॉपिक एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओहम लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं हम आपके ओहम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिलेटेड कुछ फिनोमेना को। तो आज जो हमारा मेनली आर्टिकल जो हम कंसर्न रखेंगे वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, एक तो हम ओहम्स लॉ के बारे में आपको डिटेल बताएंगे, ओहम्स लॉ क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसके रिलेटेड जितने भी फंडे हैं वो सारे के सारे हम आज आपको डिस्कस करेंगे। लीजिए, तो टॉपिक है आज का मेरा ओहम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, सबसे पहले बच्चे मैं आपको जो आपका आर्टिकल एक लास्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं उसी आर्टिकल से शुरू करता हूं। मैं एक टॉपिक आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, आपका एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ करंट डेंसिटी, आपकी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। क्या इनके बीच का रिलेशन है, चलिए शुरू करते हैं इसी आर्टिकल से। ठीक है बच्चे, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिफ वेलोसिटी इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NaEVD। आपको लास्ट आपकी वीडियो में बच्चे मैंने आपको बता दिया था, करंट और डिफ वेलोसिटी के बीच में हमने एक आपका रिलेशन बनाया था और वो रिलेशन क्या था, I इज इक्वल टू NaEVD। यहाँ N क्या चीज थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, A क्या चीज था बच्चे, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और VD क्या थी उसकी डिफ वेलोसिटी थी। चलिए इसी से बच्चे मैं आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताता हूँ। एज यू नो दैट करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, ये भी हम आपकी पहली आपकी वीडियो में बता दिया था। करंट डेंसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है बेटा, करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी J जो कि इक्वल टू होती है I अपॉन A के बराबर। अगर मैं I अपॉन A कर दूं तो ये फॉर्मूला NaVD के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे डिफ वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता है, डिफ वेलोसिटी क्या होती है, डिफ वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डिफ वेलोसिटी की वैल्यू होती है E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ के बराबर। लीजिए, तो अल्टीमेटली क्योंकि मुझे भाई डिफ वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ से ये पुट किया हुआ है, अल्टीमेटली मुझे J का क्या फार्मूला बन गया, n E स्क्वायर कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या चीज़ है बच्चे, अगर मैं आपको ये वाली देखिए थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कीजिए और इस रीअरेंजमेंट से क्या कर दीजिए, टाउ को अंदर ले जाइए और m को बाहर ले जाइए, ये E को बाहर ले जाइए। अगर ऐसा लिख देंगे तो ये क्वांटिटी, ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होती है कंडक्टिविटी सिग्मा के बराबर। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखा जाता है A। तो वेयर वेयर कंडक्टिविटी सिग्मा किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी जो कि एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम के बराबर है। तो लीजिए रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे सिग्मा और ई के बीच में बच्चे मैंने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया, और रिलेशन बच्चे हमारा क्या निकल के आया है, हमारा रिलेशन निकल गया जे इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर आया है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे क्या लिख सकता हूँ, जे वेक्टर, आपका जे वेक्टर हो गया, सिग्मा तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ई वेक्टर, लीजिए इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये है। वैसे एक और भी आपको बता दूं, इसको बच्चे आपकी ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है। तो क्या है, दिस इज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ही है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या है बच्चे, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ओम लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। यहाँ जो सिग्मा है, एक सिग्मा किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर सिग्मा डिपेंड्स अपॉन ऑन द material of the conductor and its temperature।
आपका सिग्मा क्या है बच्चे, सिग्मा आपके प्रॉपर्टी के, आप जो भी कंडक्टर लोगे उस मटेरियल के, उस कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका नेचर क्या है, और साथ ही साथ आपका सिग्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिग्मा बच्चे आपका डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, सिग्मा आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी है आपके बॉडी के नेचर के ऊपर और एज वेल एज उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए और आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको बच्चे इन्हीं से रिलेशन से मैं ओम्स लॉ को ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो लीजिए मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ओम्स लॉ। मैं कैसे इससे ओम्स लॉ को ड्राइव करता हूँ यहाँ देखिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे हमारा ओम्स लॉ, जो सिंपली आपको पता है V = IR, उस ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी भी मैंने एक रिलेशन निकाल के दिखाया, एस J = किसके बराबर निकाला है बेटा, सिग्मा E। अभी भी आपको एक रिलेशन निकाल के दिखाया। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, L है। L क्या चीज है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या चीज है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई। अब मुझे पता है करंट डेंसिटी को क्या लिखा जा सकता है, करंट डेंसिटी को I/A से लिखा जा सकता है, इक्वल टू सिग्मा V क्या चीज होती है, सॉरी E क्या चीज है, पोटेंशियल की टर्म में E होता है V डिवाइडेड बाय L के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, E V डिवाइडेड बाय L। तो V क्या चीज होती है वैसे, V क्या है, पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर यही होती है। ओके, देन बच्चे अगर मैं यहां तक लिख चुका हूं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं I/E = कंडक्टिविटी को लिख सकता हूं 1 / रेजिस्टिविटी, रो से लिखा जाता है, और L को नीचे आ गया और V क्या है ऊपर है। लीजिए यहां तक अगर मैं रिलेशन तक पहुंच चुका हूं, तो अब क्या कर सकते हैं, अब V और बाकी सारी क्वांटिटी को, मतलब रो L डिवाइडेड बाय A, I को बाहर रखिएगा। ये सारी क्वांटिटी रो क्या चीज होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ये भी आपके मटेरियल के नेचर के ऊपर, टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। यानी एक कांस्टेंट होती है हर मटेरियल के लिए, फिक्स वैल्यू इसकी। लेंथ हो गया, एरिया होगी। ठीक है, ये भी आपकी हर एक कंडक्टर की लेंथ भी कांस्टेंट होगी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी होगा। इस कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से रिमूव किया जाता है, और वो क्या है, रेजिस्टेंस। इसे R से रिमूव कर दीजिए, तो V = किसके बराबर आ गया, RI। V = किसके बराबर आ गया, RI, या V = IR। ठीक है, और यहाँ पे R क्या चीज है बच्चे, R किस नाम से जानता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, कंडक्टर हुज यूनिट, क्या होती है इसकी यूनिट, हुज यूनिट इज ओम, इसे इस सिंबल से लिखा जाता है। तो लीजिए ओम्स लॉ निकल गया। वैसे ओम्स लॉ सभी को पता है क्या है, the current flowing through a conductor is directly proportional, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of the conductor, provided the physical condition temperature pressure remain constant। अगर मैं कंडक्टर के क्रॉस प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो उसमें जो भी करंट आपका फ्लो करेगा, वो उसकी एंड के क्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से आपके वो करके दिखा दी है। अब क्या चीज है नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे VI कैरेक्टरिस्टिक्स को। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीजिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब V और I के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती है, देखिए अगर आपके कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, आप ओम्स लॉ बोलते हैं। और जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसे आप ओहमिक सब्सटेंस, या जो भी कंडक्टर आपका ओम्स लॉ को ओबे करता है उसे आप नाम देते हैं ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, उसे आप क्या नाम देंगे बच्चे, ओहमिक कंडक्टर का नाम देंगे, या ओहमिक सब्सटेंस का नाम देंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपके एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस लॉ को तो आपको पता है ओम्स लॉ बोलते हैं, और जो भी सब्सटेंस आपके ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसे ओहमिक कंडक्टर का नाम देंगे। अगर बच्चे मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं आपके वो सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनके लिए ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, लीजिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं उन मटेरियल के लिए जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं।
तो मान लीजिए एक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसके केस में V और I के बीच में हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगर ये ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे इनके बीच में, ग्राफ आपका क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडली आपको बताने जा रहे हैं बच्चे कि सेकेंडली आपको बताएंगे जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ नॉन लीनियर। ठीक है, बी पार्ट में आपके क्या बताएंगे बच्चे, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करंट या करंट आपके अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ऐसे मटेरियल जो आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन मटेरियल को आप बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। उन्हें क्या बोलना है बेटे, नॉन ओहमिक कंडक्टर। उन्हें आप बोलेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर। जैसे कि एक आपका बता रहा हूँ, एक कंडक्टर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सेमीकंडक्टर डायोड। अगर सेमीकंडक्टर डायोड के केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, तो सेमीकंडक्टर डायोड के लिए ग्राफ बनाया जाए। मान लीजिए सेमीकंडक्टर आपके डिवाइसेस हैं, डायोड्स की बात कर रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर डायोड के लिए बच्चे बात की जा रही है। सेमीकंडक्टर डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम का आपका बना हुआ है। ओके, तो अगर मैं इसके लिए करंट मिली एम्पियर में लीजिए, पोटेंशियल V वोल्ट में लीजिए। अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है कुछ। ठीक है, तो ग्राफ आपका इस तरह और इस तरह का ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब V और I का ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ अप्लाइड पोटेंशियल के लिए करंट की वैल्यू अलग है। अगर मैं रिवर्ट कर रहा हूँ ग्राफ को, V की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो आपकी I की वैल्यू क्या आ रही है, ग्राफ डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी सेम पोटेंशियल के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग में आगे तो पीछे आपका ग्राफ अलग जा रहा है, पीछे की तरफ अलग जा रहा है। तो ये सब्सटेंस श्योरली आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ये सब्सटेंस आपका कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा, ये सब्सटेंस आपका कहलाएगा नॉन ओहमिक सब्सटेंस। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। ये सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या है, प्योरली एक नॉन कंडक्टर सब्सटेंस है, नॉन कंडक्टर डिवाइसेस है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो है गैलियम आर्सेनाइड का। ये भी वैसे सेमीकंडक्टर ही है। इसके बीच में मुझे ग्राफ दिखाऊं तो इसके बीच में गैलियम आर्सेनाइड का एक बड़ा स्पेशल ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। गैलियम आर्सेनाइड, अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए ग्राफ बनाऊं, किस किस के बीच में करंट वैसे ही ले लीजिए, मिली एम्पियर एंड पोटेंशियल के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ग्राफ बनता है बच्चे। इसके बारे में जरा देखिए ध्यान से, इस तरह का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर 3 रीजन बना लीजिए, एक ये रहा रीजन, एक बिल्कुल सेंटर में बना लीजिएगा, एक थोड़ा सा आगे बना लीजिएगा। क्यों बनाए हैं 3 रीजन अभी बता दूंगा। बेटा देखिए, इसके अंदर भी देखिए जरा, अल्टीमेटली देखिए इस और इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू सेम है, मतलब दो पोटेंशियल के ऊपर करंट की वैल्यू सेम। ना तो इसके अंदर V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी ये भी आपका ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो कौन से डिवाइसेस कहलाएंगे, वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस ही कहलाएंगे। तो आपका गैलियम आर्सेनाइड का भी जो ग्राफ है, जो वेरिएशन शो की जा रही है करंट और पोटेंशियल के बीच में, वो भी कैसी है बच्चे, वो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। वो आपकी कैसी है, नॉन लीनियर है। आपका अगर ग्राफ ऐसे नॉन लीनियर आ रहा है तो नॉन ओमिक डिवाइसेस है। ठीक है, बाकी वैसे अब आपके ना इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कोई भी ग्राफ आपका V और I के बीच में बनाया गया हो, तो उसका जो भी स्लोप होगा, स्लोप कैसे देखेंगे, किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करके देखा जाता है। तो आपके V और I के ग्राफ का स्लोप बच्चे आपकी किसको बताता है, वो आपके रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना V इक्वल टू R अपॉन, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू किसके बराबर होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR। अगर मैं R की बात करूं तो R किसके बराबर होता है, V अपॉन I के बराबर होता है। अगर एक ग्राफ V और I के बीच में बनाया गया है तो उसका जो भी स्लोप होगा वो R के बारे में, मतलब रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो स्लोप ऑफ किसके बराबर होता है बच्चे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ठीक है, तो जो भी VI ग्राफ या जो भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हुई है, उसका जो भी स्लोप होगा वो उसकी रेजिस्टेंस को बताएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ V और I के बीच में। V और I के बीच में ग्राफ बनाया आपका, और ग्राफ बच्चे कैसा बना हुआ है, लीजिए आपके दो मटेरियल के लिए बच्चे आपका ग्राफ बना हुआ है। ये लीजिए दो आपके A और B दो मटेरियल हैं, इनके लिए मैंने एक कंडक्टर थे, इनके लिए ग्राफ बनाया। एक के लिए θ1 बन रहा है, एक के लिए θ2 बन रहा है, θ1 θ2। अगर मैं आपसे पूछूं चलिए इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, V ऊपर है I नीचे है, तो जिसकी आपकी स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर, आपकी B वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, B वाले का स्लोप ज्यादा है, तो B वाले की रेजिस्टेंस A वाले की रेजिस्टेंस से क्या होगी, मोर।
ठीक है। ऐसे ही बच्चे अगर ये ग्राफ अपोजिट हो जाए, मान लीजिए ग्राफ ऐसे बना होता, आई ऊपर होता और वी नीचे होता, ग्राफ ऐसे ही होते बच्चे, मान लीजिए दो ग्राफ, एक ये रहा एक ये रहा, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब बच्चे क्या है, मान लीजिए ये एंगल आपका इनिशियल एंगल θ1 और ये बाहर वाला एंगल θ2। अब मैं आपसे पूछता कि बताइए मुझे इस केस में रेजिस्टेंस किसके केस में ज़्यादा आएगी। बच्चे अब वेरिएबल चेंज हो गए तो अब आपने क्या देखना है, जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि अब वेरिएबल चेंज हो गए। तो स्लोप किसका कम है बच्चे, स्लोप यहाँ पे θ1 का कम है, θ1 का कम है तो आपका ए की रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, बी से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह बच्चे स्लोप देख के आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस ग्राफिकली इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई बच्चे। चलिए और आगे मूव करते हुए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। चलिए अब क्या डिस्कस करते हैं, अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है बच्चे, लोअर स्टैंडर्ड में लोअर क्लास से आप पढ़ते आए हो, रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है आप सभी को आइडिया है रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है, आपका कंडक्टर चार्ज के फ्लो करने के अगेंस्ट जो भी ऑपोजिशन शो करता है वही क्या कहलाती है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the opposition ठीक ठीक है, opposition या opposition to flow of charge within the conductor। ठीक है, तो आपका कंडक्टर चार्ज को फ्लो, कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो करने के अगेंस्ट आपका कंडक्टर जो भी ऑपोजिशन शो करता है उस ऑपोजिशन को ही आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए बच्चे, एक मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चे, एक मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर है क्या चीज़ है, एक कंडक्टर को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दिया, लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दिया, जैसे लगाऊंगा तो क्या होगा, एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलिए मान लीजिए ये जो डॉट लगा रहा हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव आयन होते हैं, ये लीजिए मैंने रेड से आपके पॉजिटिव आयन बना दिए। ओके, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आपके कंडक्टर की इनसाइड क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिससे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ये जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो क्या करेगा, इन पॉजिटिव आयन से टकराएगा। यानी कि ये जो कोलिजन हो रहा है, दिस कोलिजन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में कोलिजन है, यही एक्चुअली में बेस होता है, कोज होता है आपकी रेजिस्टेंस के लिए। तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का बेस यही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कंडक्टर का बेसिस क्या है तो आपका आंसर होगा द फ्रिक्वेंटली कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आयन, या आपके जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन का ये जो कोलिजन हुआ है जब आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो इसी ये जो कोलिजन हो रहा है यही बेसिकली कोज होता है रेजिस्टेंस के लिए। यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट हम पहले बात कर चुके हैं। यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट के बच्चे ओम्स है, जिसे आपके सिंबल से वैसे से ओम के नाम से जाना जाता है। या इसकी एक और यूनिट बन सकती है, क्योंकि आर बी अपॉन आई होता है तो वोल्ट अपॉन एम्पियर के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर ये भी इसकी यूनिट बन सकती है। ओके, रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, हाँ जी, डिपेंड अपॉन नंबर 1 किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपको सभी को पता होगा, लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक तो आपके कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 2 रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर दोनों फैक्टर को, अगर ये देखिए एक तो ये हो गया, अगर दोनों फैक्टर को जोड़ दें तो अल्टीमेटली आर किसके बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा एल अपॉन ए के बराबर, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एक उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक उसकी रेजिस्टिविटी। ये रो क्या चीज है बेटा, रो है रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी इसी मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो हर मटेरियल के अलग है। तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टिविटी के ऊपर, एक लेंथ के ऊपर और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ एक वर्ड नया वर्ड आया रेजिस्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताते हैं।